चैप्टर 6। अब आगे। शिवांगी का कमरा, रात का तीसरा पहर। कमरे में बस दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी और मोबाइल स्क्रीन की हल्की नीली रोशनी। शिवांगी बिस्तर के कोने पर बैठी थी, उसके हाथों में मोबाइल था और उंगलियां कांपते हुए एक ही नंबर बार बार डायल कर रही थी। द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज करंटली अनअवेलेबल। हर बार वही मशीन की बेरहम आवाज, हर बार वही अस्वीकार। उसकी आंखों में लाचारी तैरने लगी, होंठ सूख गए। उसने सिर झुकाकर खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें किसी जवाब के इंतजार में नम होती जा रही थी। खन्ना मैंशन, लिविंग रूम। अयांश जैसे ही घर में दाखिल हुआ, दरवाजे पर उसकी बड़ी मां सावी खन्ना और बड़े पापा अंश खन्ना पहले से ही ड्राइंग रूम में उसका इंतजार कर रहे थे। उन दोनों के चेहरे पर एक संयमित गंभीरता थी, जैसे कुछ बहुत बड़ा कहने वाले हों। सावी ने अंश की ओर एक हल्की सी नजर डाली, फिर हाथ से इशारा किया। अयांश बेटा, जरा सुनो, कुछ जरूरी बात करनी है। अयांश थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन बिना कुछ बोले उनके सामने आकर बैठ गया। सावी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा, मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है, शिवांगी कपूर के साथ। कुछ सेकंड को एक अजीब सन्नाटा छा गया। अयांश ये बात पहले से जानता था, उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो तुम खुलकर बता सकते हो। उसकी आवाज में मां की ममता थी, लेकिन जिम्मेदारी का बोझ भी। अयांश कुछ कहने ही वाला था कि अंश खन्ना ने बात बीच में काट दी। मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, वो कभी भी मेरे फैसले के खिलाफ नहीं जाएगा। उनकी आवाज में वो कठोर अधिकार था जिससे कोई बहस नहीं करता। अयांश चुप हो गया, उसकी आंखें नीचे झुक गईं और दिल में कहीं कुछ दरक गया। शिवांगी के कमरे में शिवांगी अभी भी फोन हाथ में लिए बैठी थी। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे से फुसफुसाई, कम से कम एक बार तो बात कर लेते। मोबाइल की स्क्रीन एक बार फिर ब्लैंक हो गई। अगला दिन। अयांश खन्ना जब अपने ऑफिस के प्राइवेट कैबिन में दाखिल हुआ, उसकी असिस्टेंट द्रुति पहले से ही फाइल्स के साथ सामने खड़ी थी। पेशेवर अंदाज में बोली, सर, आज दोपहर आपकी मीटिंग मिस्टर सार्थक कपूर और मिस आशी गोयल के साथ है। लोकेशन होटल द अलायंस, कॉन्फ्रेंस हॉल बी। अयांश ने एक पल को रुककर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें स्थिर थीं, लेकिन उनमें कोई उलझन तैरती थी। चेयर पर बैठते हुए धीमे से बोला, आई नीड कॉफी। द्रुति चुपचाप सिर हिलाकर बाहर चली गई। पीछे अयांश की निगाहें उसके जाते हुए कदमों पर टिकी रहीं, मानो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन आवाज कहीं गले में अटक गई हो। कुछ देर बाद द्रुति कॉफी लेकर लौटी। उसने कप टेबल पर रखा और पूछा, सर, सब ठीक है? आप परेशान लग रहे हैं। अयांश उसकी आंखों में देखता रहा, फिर निगाहें झुकाईं। कुछ नहीं, तुम जा सकती हो। वो बिना कोई सवाल पूछे चली गई, लेकिन जाते हुए उसकी पीठ में भी एक खामोश सवाल छुपा था, जिसे अयांश पर चुका था। दोपहर की मीटिंग। कॉन्फ्रेंस टेबल पर 3 लोग बैठे थे, सार्थक कपूर, आशी गोयल और अयांश खन्ना। आशी शांत थी, लेकिन उसकी आंखें लगातार अयांश को देख रही थीं। उसमें कोई इल्जाम नहीं था, कोई सवाल भी नहीं, बस एक अनकहा सा लगाव, जैसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही हो। और उधर अयांश। हर कुछ मिनटों में उसकी नजरें अपनी असिस्टेंट द्रुति की ओर चली जाती, जो बाहर टिंटेड ग्लास से मीटिंग पर नजर बनाए थी। सार्थक की नजरें आशी पर टिकी थीं, लेकिन अयांश की आंखें बार बार द्रुति पर जाती, फिर लौटकर आशी की आंखों में फंस जाती। जैसे कोई अनजाना रिश्ता, एक दबी हुई चाहत और एक अधूरी कहानी 3 किरदारों के बीच सिसक रही हो। कुछ नजरों के फैसले जुबान की मोहलत नहीं लेते। मीटिंग के आखिरी पल। सार्थक की आंखें चुपचाप आशी की आंखों में देख रही थीं। वो हल्का सा झुका, अपने पेन की कैप बंद की और मन ही मन खुद से बोला, ये आंखें क्यों मुझे उसकी याद दिलाती हैं? क्यों इन आंखों में मुझे अपना अतीत झांकता सा लगता है, कुछ अपना, बहुत अपना। लेकिन वो खामोश रहा। उसकी आंखों की गहराई को आशी ने पढ़ने की कोशिश नहीं की, या शायद जानबूझकर अनदेखा किया। मीटिंग खत्म हुई। अयांश ने अपनी फाइल बंद की और उठ खड़ा हुआ। आशी भी धीरे से उठी। जाते जाते एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आई और वो सिर्फ अयांश को देखकर मुस्कुरा दी। वो मुस्कान कुछ कहती नहीं थी, लेकिन बहुत कुछ जता रही थी। अयांश वहीं खड़ा रह गया, जैसे किसी बंधे हुए पल में कैद हो गया हो। बाहर पोर्टिको। आशी की कार तैयार खड़ी थी। उसका असिस्टेंट दरवाजा खोलकर उसका इंतजार कर रहा था। आशी बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए कार की ओर बढ़ी। काले चश्मे के पीछे भी उसकी आंखें कुछ छुपा नहीं पा रही थी। वो अंदर बैठी। कार स्टार्ट हुई और धीरे धीरे निकल गई। दूसरी ओर सार्थक कॉरिडोर में खड़ा, अब भी वहीं ठहरा हुआ था। उसकी नजरें अब भी उसी कुर्सी पर रखी थी जहां आशी बैठी थी, और अंदर से एक गूंज उठ रही थी, कहीं ये मेरी कहानी का वो पन्ना तो नहीं जो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। सभी जा चुके थे,
सार्थक की मौजूदगी अब बस एक खाली कुर्सी की तरह बची थी, और आशी की मुस्कान किसी खुशबू की तरह उस कमरे में रह गई थी। अयांश अब भी अपनी कुर्सी पर बैठा था, गहरी सांसों के बीच कुछ सोचता हुआ। उसकी नजरों की डोर जैसे सामने खड़ी अपनी असिस्टेंट धृति पर जाकर टिक गई थी। धृति धीमे कदमों से उसके पास आई। सर, चले। उसकी आवाज में प्रोफेशनलिज्म था, लेकिन आंखों में एक हल्का सा फिक्र का रंग। अयांश ने उसकी ओर देखा, बस देखा। एक नज़र में वो बहुत कुछ कह देना चाहता था, लेकिन लबों पर जैसे ताले जड़ गए थे। मन में कहीं कुछ थरथराया, मानो कहने को बहुत है, जुबां ने साथ नहीं दिया। वो चुपचाप खड़ा हुआ। धृति ने दरवाज़ा खोल दिया। दोनों बाहर निकले एक साथ, लेकिन अलग अलग ख्यालों में डूबे हुए। बाहर की दुनिया फिर से शोर मचा रही थी, पर अयांश के अंदर अब भी खामोशी थी। शायद वो किसी पुराने पल में था, या किसी अधूरी चाहत में। चैप्टर 7। अब आगे। एक प्राइवेट सूट के कमरे में 3 बड़ी फैमिलीज गोयल, खन्ना और कपूर एक साथ बैठे थे। माहौल में रौनक तो थी, मगर हर चेहरा अपने भीतर कोई अनकहा राज छुपाए बैठा था। बीचों बीच टेबल पर एक पंडित जी कुंडलियां और कैलेंडर खोलकर बैठे थे। साथ में मुहूर्त की तारीखें तय की जा रही थी। एक तरफ शिवांगी और अयांश की शादी की, दूसरी ओर आशी और सार्थक की। शिवांगी खामोशी से उस रौनक से दूर खिड़की के पास खड़ी थी। लाइट पिंक और ऑरेंज कांजीवरम साड़ी में उसकी मासूम सी आंखों के पीछे एक तूफान सा चल रहा था। उसके हाथ में थमा मोबाइल बार बार अनलॉक होता और फिर स्क्रीन ब्लैंक रह जाती। कहाँ हो तुम वंश? क्यों नहीं उठा रहे मेरा कॉल? उसके मन में एक बेचैन फुसफुसाहट थी। तभी सार्थक उसके पास आया। सार्थक बोला, शिवांगी, कोई बात है तो बताओ। क्या तुम सच में ये शादी करना चाहती हो? उसने उसके बालों को पीछे कर हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा। शिवांगी की आंखों में सूनापन था, वो कुछ भी नहीं बोली। वो अब भी खिड़की के पार देख रही थी, जैसे अपनी जिंदगी की मंजिल कहीं दूर खोज रही हो। सार्थक बोला, शिवांगी, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, लेकिन उससे और पूछने या सुनने का मौका नहीं मिला, क्योंकि सिद्धि ने शिवांगी को अपने पास उसे बुला ले गई। कमरे के दूसरे कोने में आशी अपने हाथ में जूस का ग्लास लिए एकटक अयांश को देख रही थी। वह सावी के पास बैठा था, चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान चिपकी हुई थी, जैसे किसी कठपुतली को हंसने के लिए मजबूर किया गया हो। मगर आशी की नजरें बार बार अंश खन्ना की ओर जा रही थी, उसके चाचा। उन आंखों में एक जुनून था, जैसे वो कुछ जानती हो, जैसे अंश ने उससे कोई बहुत कीमती चीज छीन ली हो। सार्थक ने उस नजर की दिशा को भांप लिया। वह सीधा आशी के पास आया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, अगर तुम्हारी नजरें अयांश खन्ना से हट नहीं रही, तो क्यों न उसी से शादी कर लो। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। आशी ने घूर कर उसकी ओर देखा और होठों पर एक कड़वी मुस्कान उभरी। हाँ, मानती हूँ अयांश खन्ना तुमसे ज्यादा हैंडसम है, पर तुमसे खास लगाव भी नहीं है मेरा। बस क्या करे, मेरे पास ऑप्शंस नहीं हैं। तुम्हें चुनने के अलावा और कोई चारा नहीं है मेरे पास। वो एक पल को चुप हुई, फिर एक नज़र अपने मम्मी पापा की ओर डाली। उन्होंने मुझे एक जिंदगी दी है, सब कुछ दिया, तो क्या उनकी खुशी के लिए मैं इतना भी न करूं? वो चाहते हैं कि मैं शादी करके सेटल हो जाऊं, तो ठीक है, इसमें गलत क्या है? सार्थक कुछ कहता, उससे पहले ही आशी ने अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए तंज कसा। वैसे मिस्टर कपूर, आपको तो इस शादी में इंटरेस्ट ही नहीं था ना? अब कैसे हो गया? सार्थक उसकी ओर देखता रहा, उसके शब्दों में जो तल्खी थी, शायद वो उसके दिल के खालीपन की गवाही थी। कपूर गोयल मीटिंग के बाद का हलचल भरा लाउंज। सार्थक से बातचीत के बाद आशी जैसे ही अपने जूस का सिप लेने लगी, तभी नव, उसका असिस्टेंट, फॉर्मल डार्क ग्रे ड्रेस में उसके पास आया, हाथ में एक टैब और कुछ पेपर्स लिए हुए। माम, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, उसने धीमे मगर प्रोफेशनल टोन में कहा। आशी ने एक नज़र सार्थक की ओर देखी, मुस्कुराकर सिर हिलाया, जैसे कह रही हो एक्सक्यूज मी, और नव के साथ एक साइड में चली गई। क्या बात है नव? आशी ने सीधे पूछा। माम, एक पार्सल आया है आपके नाम, कुछ अलग सा है, क्या आप देखना चाहेंगी? नव ने संयमित स्वर में कहा। आशी कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, पहले सिक्योरिटी चेक करवा दो, फिर मेरे कैबिन में रखवा देना। नव, जी मैम, कहकर जाने के लिए मुड़ा ही था कि अचानक सामने से आती एक लड़की से उसकी टक्कर हो गई। लड़की के हाथ में एक क्रीम कलर का क्लच था, लाल स्लीवलेस बॉडीकॉन ड्रेस, आंखों पर ओवरसाइज्ड गॉगल्स और लहराते खुले बाल। सॉरी मैम, नव तुरंत झुक कर बोला, लेकिन लड़की की आवाज में तंज और एटीट्यूड का जहर था। यू इडियट, दिखता नहीं क्या? 2 कौड़ी के एम्प्लॉय, जानता भी है मैं कौन हूँ? तुझसे टकराने की हिम्मत, तेरी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की भी। वो लड़की अब तक चश्मा उतार चुकी थी, उसके चेहरे पर नकली एलीट घमंड की परछाई थी। नव चुपचाप सब सुनता रहा, आंखें झुकी हुई, लेकिन उसकी चुप्पी आशी को चुभ गई।
आशी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वो आगे बढ़ी और अपनी हाथ में पकड़ा जूस का ग्लास उस लड़की के चेहरे पर दे मारा। छपाक, सारा जूस उसकी परफेक्ट मेकअप और हाई फैशन चेहरे पर फैल गया। उसके होश उड़ गए। शायद इससे तुम्हारी सोच और जुबान थोड़ी मीठी हो जाए। आशी की आंखों में आग थी। सन्नाटा छा गया। सभी ने मुड़कर देखा। कुछ के चेहरे पर हैरानी, कुछ पर इज्जत। फिर आशी ने नव की तरफ देखा। तुम मेरे असिस्टेंट हो नव। मेरी कंपनी में तुम्हारी एक हाई प्रोफाइल इमेज है। इस तरह की सड़क छाप औरत के सामने चुप रहकर तुमने मुझे शर्मिंदा किया है। अगली बार अगर कोई तुम्हें ऐसे ट्रीट करे उसे पलट कर जवाब दो, जुबान से नहीं, क्लास से। वो लड़की अब तक अपने भीगे चेहरे को पोंछ रही थी। गुस्से से कांपती हुई चीखी, यू इडियट, तुम हो कौन, तुम्हारी इतनी हिम्मत। उसने उंगली उठाए और आशी की ओर पॉइंट कर दिया। आशी ने उसका हाथ देखा, फिर ठंडी आवाज में बोली, हिम्मत मैंने अभी दिखाई नहीं है। चाहो तो इस हाथ को तोड़कर दिखा सकती हूँ। उसने उस हाथ की ओर इशारा किया जो लड़की ने उसकी ओर ताने रखा था। एकदम डेडली स्टेयर। आशी की आंखें जैसे सीधा उस लड़की की रीढ़ में घुस गई हों। लड़की थर थर कांपने लगी। सार्थक, जो दूर से ये सब देख रहा था, एक कोना पकड़कर मुस्कुरा उठा। इस लड़की से कोई पंगा नहीं ले सकता, न बिजनेस में, न जिंदगी में। जैसे ही आशी उस लड़की को जुबान की जगह व्यवहार से जवाब देकर पीछे हटी, तभी सुनैना साहिल, हल्के पीच कलर की साड़ी में, एक स्नेही मुस्कान और हल्की चिंता के साथ आशी के पास आई। क्या हुआ बच्चा, ऐसे गुस्से में क्यों हो? सुनैना ने उसकी बाजू पर हल्के से हाथ रखते हुए पूछा। आशी ने एक पल नव की ओर देखा और सिर हिलाकर उसे जाने का इशारा किया। नव विनम्रता से सुनैना और साहिल को ग्रीट करता है, फिर उस कमरे से बाहर चला जाता है। आशी ने फिर उस लड़की की ओर देखा, जो अब भी नाराजगी में पोंछ रही थी अपना गीला चेहरा। इसे बस मैनर्स सिखा रही थी। शायद इसके पेरेंट्स सिखाना भूल गए। आशी ने बेहद शांत लेकिन तीर सी कटार वाली आवाज में कहा। उसकी आंखें घूमी सीधी अंश खन्ना और सावी खन्ना की ओर। सावी ने नजरें झुका ली, जबकि अंश ने सामने खड़ी अपनी बेटी सानवी खन्ना को घूरकर इशारा किया, यहाँ से जाओ अभी। सानवी धीमे कदमों से चली गई। अंश ने फिर सावी की ओर देखा। वो नजरों ही नजरों में उसे कह रहा था, बात को संभालो। सावी कुछ कदम आगे आए और धीमी, संकोची आवाज में बोली, बच्ची है वो बेटा, ज्यादा उच्च नीच की समझ नहीं है, समय के साथ सब सीख जाएगी। आशी ने तीखे लेकिन संयमित लहजे में उत्तर दिया, मिसेज खन्ना, कब समझ आएगी? जब वो 40 की हो जाएगी। 23 साल की लड़की को समझ नहीं आए, वो आपकी नजरों में बच्ची है, कब समझ आएगी उसे? कमरे का तापमान अब शब्दों से तपा हुआ था। सुनैना ने फौरन आशी की बाजू पकड़कर उसे आंखों से चुप रहने का इशारा किया। उनकी आंखों में वही ममता थी जो एक माँ अपने गुस्से में उबलती बेटी को संभालते वक्त रखती है। आशी कुछ नहीं बोली, उसने बस एक तेज सांस ली और बिना एक शब्द कहे वहां से निकल गई। पीछे कमरे में कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर सुनैना ने माहौल को संभालते हुए कहा, वो अपने एम्प्लॉइज को फैमिली की तरह ट्रीट करती है। उसका असिस्टेंट नव उसके छोटे भाई जैसा है। उस पर कोई उंगली उठाए वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसका नेचर ही ऐसा है। हम बस इतना कहेंगे, हमारी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया। हमारे सामने हम नव की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो मेरे और साहिल जी के लिए हमारे बेटे से कम नहीं है। सुनैना ने बात खत्म की तो स्वयं साहिल ने हल्का मुस्कुराते हुए माहौल को लाइट करने की कोशिश की। चलिए ये सब छोड़िए, पंडित जी अब मुहूर्त बताइए, सगाई का कब रखें? सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पंडित जी ने अपने पंचांग के पन्ने पलटने शुरू कर दिए और बाहर दरवाजे के उस पार आशी अपने गुस्से और दर्द दोनों को हवा में छोड़ने की कोशिश कर रही थी। चैप्टर 8। शादी के मंडप तक जाने वाली राह कभी सीधी नहीं होती, और जब रास्ते में कुछ छुपा हो तो हर कदम भारी लगने लगता है। अब आगे अंदर हॉल में बैठे पंडित जी ने पंचांग की ओर देखते हुए घोषणा की, 2 दिन बाद का मुहूर्त उत्तम है सगाई के लिए। फिर 1 हफ्ते बाद आशी बिटिया और सार्थक बाबू की शादी, और उसके ठीक 3 दिन बाद अयांश बाबू और शिवांगी बिटिया का शुभ विवाह। हॉल में एक हल्का सा उत्साह गूंजा, पर अंश खन्ना की भान हल्की सी सिकुड़ गई। पंडित जी, ऐसा नहीं हो सकता कि चारों बच्चों की शादी एक ही दिन हो जाए। पूरे घर में एक ही बार ढोल बजे, सब कुछ साथ में हो जाए, अंश ने कहा। पंडित जी ने विनम्र मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जजमान, निकलता तो हम निकाल ही देते, पर कुंडलियों के योग अलग हैं, इस बार नहीं हो सकता। सार्थक ने एक नज़र शिवांगी की ओर डाली। वो अयांश के बगल में बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक बेचैनी थी, जैसे दिल और दिमाग अभी भी कहीं अटका हुआ हो, और वो था वंश। धीरे धीरे सभी अपने अपने घरों के लिए रवाना होने लगे। हॉल अब लगभग खाली था। स्वयं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर एक नंबर घूरता रहा।
कुछ पल रुककर उसने डायल किया। फोन की दूसरी तरफ सिर्फ 2 बेल बजी कॉल उठा लिया गया। संयम ने धीमी लेकिन तीखी आवाज में पूछा, 2 दिन बाद सगाई है, लेकिन तुमने मुझसे आशी गोयल के साथ मेरे बेटे की शादी करवाने को क्यों कहा था? ये सब क्यों? फोन की दूसरी ओर से बस एक शांत लेकिन भारी आवाज आई, सही समय आने पर सब जान जाओगे। वैसे भी इस शादी से तुम्हारा कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। और कॉल वहीं कट कर दी गई। संयम बस स्क्रीन देखता रहा। उस अनजानी आवाज की गूंज उसके दिमाग में टकराती रही। दूसरी ओर रात गहराती जा रही थी। आर्यन, सार्थक का वफादार असिस्टेंट, अपनी कार अपार्टमेंट की पार्किंग में लगाकर बाहर निकला। जैसे ही उसने अपने रिमोट से कार लॉक की, पीछे किसी साए की सरसराहट हुई। कोई था काले कपड़ों में, एकदम साया बनकर उसका पीछा करता हुआ। आर्यन को शायद आभास था, फिर भी वो सामान्य रहने की कोशिश करते हुए लिफ्ट की ओर बढ़ा। कुछ ही देर में वह अपने फ्लैट के दरवाजे के सामने खड़ा था। घंटी बजाए, दरवाजा खोला एक साधारण मगर प्रभावशाली महिला ने, जिसकी आंखों में उम्र का अनुभव और स्नेह दोनों थे। ये थी सिया मेहरा, आर्यन की माँ। लगभग 42 की उम्र, सिंपल बट एलिगेंट, एक नज़र में सुलझी हुई औरत। आर्यन बोला, माँ, आप सो जाया करें, इतनी देर तक मेरा इंतजार क्यों करती हैं? सिया हल्का मुस्कुराई, पर उनके चेहरे पर थकावट नहीं, सिर्फ माँ होने की नमी थी। बाहर बिल्डिंग के अंधेरे कोने में वो काला साया अब भी खड़ा था। उसकी आंखें नम थीं, पर उन नम आंखों में सिर्फ भावुकता नहीं थी, एक अधूरी मोहब्बत और अनकहा राज भी झलक रहा था। वो दूर से सिया को देख रहा था, जैसे कोई ऐसा देखता है जिसे चाहा भी और खो भी दिया। दूसरी ओर आशी अपने केबिन में अकेली थी। बाहर ऑफिस की हलचल धीमे शोर की तरह दीवारों से टकरा रही थी, लेकिन अंदर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। उसकी नजरें उस बड़े से भूरे पार्सल पर अटकी थी, जो उसके डेस्क पर चुपचाप रखा था, लेकिन उसकी उपस्थिति कुछ कह रही थी, जैसे कोई निगाहें जमाए उसे देख रही हों। अभी कुछ देर पहले नव ने इसका जिक्र किया था। आशी ने पार्सल से नजर हटाई और अचानक उसके केबिन में एक हल्की सी बीप की आवाज गूंजी। वो चौंकी नहीं, ये बीप उसके ऑफिस में बहुत कम सुनाई देती थी, एक गोपनीय संकेत जिसे सिर्फ वही समझती थी। वो उठकर अपने केबिन के सुदूर कोने में पहुंची, जहां एक बड़ी सी बुकशेल्फ थी। किताबों की कतारों के पीछे दीवार पर एक छुपा हुआ लॉकर था। उसने फिंगरप्रिंट स्कैन किया और लॉकर की दीवार अपने आप स्लाइड होकर खुल गई। अंदर एक स्टेलाइट फिनिश्ड कनेक्टेड सेल फोन रखा था। नॉर्मल सेल फोन नहीं, सिर्फ खास लोगों के लिए, सीक्रेट मिशन कॉल्स के लिए। आशी ने उसे ऑन किया। फोन को उसके कान तक पहुंचाने ही वाली थी कि उधर से पहले ही आवाज आ गई। अब इसे इतना घूर क्यों रही हो, खोल भी लो। आवाज पहचानने में एक पल भी नहीं लगा। आरवी। आशी के चेहरे पर एक मिली जुली सी मुस्कान आई। वो जानती थी आरवी यूं ही कभी कुछ नहीं भेजता। आरवी, उसने धीमे स्वर में कहा, ये सब क्या है? उसने पार्सल की पैकिंग को चाकू से धीरे धीरे काटा। अंदर जो रखा था वो देख उसकी भौहें थोड़ी उठी। उसकी आंखों में हैरानी थी, एक अधूरी समझ की। आशी ने जैसे ही पार्सल को खोला, उसके अंदर की चीजें देखकर उसकी सांसें थम सी गईं। एक खूबसूरत लहंगा, गहरे मरून और गोल्डन वर्क वाला, जो रॉयल्टी की तरह दमक रहा था, और उसके साथ एक मखमली डिब्बे में रखा था एक पेंडेंट। पेंडेंट का डिजाइन कुछ हटकर था, स्टाइलिश और खास। उस पर उकेरे गए थे 2 अंग्रेजी अक्षर, ए और एस, बेहद सुंदर तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए। आशी के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसी मुस्कान के पीछे एक उलझन भी थी। आरवी, मुझसे ज्यादा तो आप इस शादी के लिए एक्साइटेड लगते हो, उसने फोन उठाकर कहा, आवाज में नमी सी थी। फोन की दूसरी तरफ से आई वो जानी पहचानी, गहराई से भरी आवाज, इसमें अपनी खुशी ढूंढो आशी, ये पेंडेंट तुम्हारी माँ का है। आशी के चेहरे का रंग एक पल में बदल गया। उसकी आंखों में पानी की एक परत सी तैर गई, जैसे कोई भूला हुआ एहसास वापस लौट आया हो। एस तुम्हारे पापा के नाम का पहला अक्षर है, और ए तुम्हारी माँ का। अब यही तुम्हारे और सार्थक के नाम का पहला अक्षर बन गया है। इसे अपने माँ पिता का आशीर्वाद समझकर अपने पास रखना। आशी एकदम चुप हो गई। उसका हाथ पेंडेंट की सतह को छू रहा था, उसकी उंगलियां कांप रही थीं, जैसे उस धातु में उसके माता पिता की स्मृतियां समाई हों। उसने अपनी पलकों को मजबूती से बंद किया, एक गहरी सांस ली और अपने मन में उठती भावनाओं को कसकर मुट्ठी में भींच लिया। भीतर कुछ तो टूटने जैसा महसूस हुआ, और फिर एक ठोस, मजबूत संकल्प उसके भीतर उभर आया। वो लहंगे को अपनी गोद में रखती है और उस पेंडेंट को धीरे से अपने सीने से लगाती है। माँ, पापा, शायद आप नहीं हो, लेकिन ये पेंडेंट आज भी मुझे बताता है कि आप कहीं न कहीं मेरे साथ हो, उसने मन ही मन कहा। उसने शीशे की ओर देखा, आंसू अब बहने की इजाजत मांग रहे थे, लेकिन उसने उन्हें पलकों के पीछे कैद कर लिया।
आज आरवी ने उसे सिर्फ एक गिफ्ट नहीं भेजा था, उसने एक बिछड़े रिश्ते की डोर फिर से थमा दी थी। एक ऐसा तोहफा जो शब्दों से कहीं ज्यादा कीमती था। चैप्टर 9। अब आगे। रात के 11 बज चुके थे। आशी जैसे ही अपने बंगले के ड्राइववे में कार से उतरी, उसकी थकान साफ झलक रही थी। दिमाग में अब भी आरवी की कई बातें गूंज रही थीं और उस पेंडेंट की चमक जैसे अब भी उसकी आंखों में तैर रही थी। लेकिन जैसे ही उसने लिविंग रूम में कदम रखा, वो पल भर के लिए वहीं ठिठक गई। उसके सामने की टेबल पर फैले थे दर्जनों लहंगे, साड़ियों और अनगिनत डिजाइन स्केचेस। डिजाइनर टेबल के चारों ओर फैले फैब्रिक्स और पैलेट्स पर बहस कर रही थी और बीच में बैठी थी सुनैना गोयल, उसकी माँ, जो अपनी एक एक पसंद को दर्ज करवा रही थी। आशी की आंखें हैरानी से फैल गईं। ये क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ? उसने एक सख्त लेकिन संयमित स्वर में पूछा। डिजाइनर्स थोड़ी घबराई सी नजरें लेकर उसकी ओर देखने लगी। वो एक महिला डिजाइनर से बोली, आपने घड़ी देखी है? रात के 11 बज रहे हैं। काम करने की भी कोई समय सीमा होती है या नहीं? डिजाइनर झेपकर पीछे हट गई। सुनैना ने सिर उठाकर बेटी की ओर देखा। चेहरे पर वही माँ वाली थकी लेकिन उत्साहित मुस्कान थी। समय ही तो नहीं है आशी, 2 दिन बाद तुम्हारी सगाई है, 1 हफ्ते में शादी। आशी की आंखों में अचरज तैर गया। क्या शादी? इतने जल्दी? सुनैना बिना जवाब दिए टेबल पर रखे एक लहंगे की ओर इशारा करती है। चलो, इनमें से एक सेलेक्ट करो एंगेजमेंट के लिए। आशी एक पल को कुछ कह नहीं पाई, लेकिन फिर वह अचानक मुड़ी और कहा, एंगेजमेंट के लिए ड्रेस मैं फिक्स कर चुकी हूँ। सभी के चेहरे पर प्रश्नचिन्ह उभरा। तभी दरवाजे पर खड़ा ड्राइवर धीरे से आगे आया। उसके हाथ में वही बॉक्स था जो आरवी ने भिजवाया था। ये रहा, मैम। आशी ने उस बॉक्स को सुनैना की ओर बढ़ाया। सुनैना ने धीरे से बॉक्स खोला और जैसे ही उसमें से वह गहरे मरून रंग का गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाला लहंगा निकला, उसके चेहरे पर भी वही आश्चर्य और तृप्ति का भाव उभरा जैसा आशी की आंखों में था। ये बहुत सुंदर है आशी, पर ये किसने भेजा? सुनैना ने पूछा। आशी ने बस हल्की सी मुस्कान दी। किसी ऐसे ने जो मुझे मुझसे बेहतर समझता है। वो बहुत खास है। सुनैना की आंखों में एक माँ वाली जिज्ञासा थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस लहंगे के फैब्रिक को अपनी उंगलियों से महसूस करते हुए बोली, ठीक है, एंगेजमेंट का ड्रेस तय, अब शादी के लिए भी कुछ देख ले, वरना ये डिजाइनर चली जाएगी। देर बहुत हो चुकी है। आशी ने माँ की तरफ देखा। चेहरे पर झुंझलाहट नहीं, बल्कि एक हल्की मुस्कान थी। मॉम, मुझे आपकी ये एक्साइटमेंट देखकर लग रहा है कि इस बार आप मुझसे ज्यादा दुल्हन बनने को बेताब हो। सुनैना हंसी और बोली, तू मेरी इकलौती बेटी है। जब तुझे मंडप में देखूंगी तो पता चलेगा मैंने किस दिन का सपना कितनी देर से देखा है। उस लम्हे में आशी कुछ नहीं बोली। उसने फिर एक बार लहंगे की ओर देखा और अपने सीने पर बंधे उस पेंडेंट को हल्के से छुआ। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और संकल्प का मेल था। आशी ने एक गहरी सांस ली और एक नज़र टेबल पर फैले लहंगों और स्केचेस पर डाली। तेजी से कुछ डिजाइन्स को देखा और फिर बिना ज्यादा रुके माँ की ओर मुड़ी। माँ, अब इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो सेलेक्ट कर लेना। बोलते ही वो बिना किसी और बहस की सीढ़ियों की ओर मुड़ गई। सुनैना ने बेटी की पीठ को जाते हुए देखा। चेहरे पर वो समझदारी भरी परछाई थी जो माँ अक्सर देखती है जब बेटी कुछ छिपा रही होती है। नीचे कमरे में अब सिर्फ 2 लोग रह गए थे, सुनैना और वो भारी सा पार्सल बॉक्स जिसमें आरवी का भेजा लहंगा अब भी टेबल के कोने पर सजे किसी खजाने की तरह रखा था। डिजाइनर ने अपने सामान समेटे, सेलेक्टेड ड्रेस लेकर सुनैना की ओर देखा। मैम, ये 3 ड्रेस हम कल तक रेडी करवा देंगे। सुनैना ने हल्के से मुस्कुराकर सिर हिलाया। ठीक है, मेरी बेटी की शादी है, सब परफेक्ट चाहिए। डिजाइनर, जी मैम, कहकर ड्राइवर के साथ बाहर चली गई। सुनैना ने राहत की एक सांस ली, लेकिन नजर फिर से लहंगे पर टिक गई। उसे छूते हुए उसकी उंगलियों ने उसके कपड़े की नरमी को महसूस किया। वो सोच में डूब गई। ऐसा कौन खास है जिसने ये लहंगा भेजा? उसने कहा, किसी खास ने। तभी पीछे से साहिल गोयल की आवाज आई, किस सोच में खोई हो सुनैना? सुनैना ने धीरे से मुड़कर देखा। साहिल उनके पीछे खड़े थे, हल्के मुस्कान के साथ। उन्होंने उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखा। देखिए साहिल जी, ये लहंगा कितना प्यारा है, लेकिन ये आशी को किसने गिफ्ट किया? वो कह रही थी किसी खास ने भेजा है। कौन हो सकता है वो? साहिल ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, आप ज्यादा सोच रही हैं। किसी दोस्त ने भेजा होगा, कॉलेज फ्रेंड या फिर कोई करीबी। ऐसे मौकों पर तो लोग गिफ्ट भेजते ही हैं। सुनैना फिर भी सोच में डूबी रही, जैसे किसी अनकहे सच की आहट महसूस हो रही हो उन्हें। साहिल ने हल्का सा सिर हिलाया और उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो अब सो जाए, बहुत काम करने हैं। सुबह उठकर हमारी बच्ची की शादी की तैयारियां देखनी हैं।
सुनैना ने लहंगे की ओर एक आखिरी बार देखा, फिर धीरे धीरे उठी और साहिल के साथ ऊपर चली गई। चांद आज कुछ ज्यादा ही साफ और चमकदार था, जैसे आसमान ने अपनी सारी धूल हटा दी हो। आशी बालकनी में खड़ी थी, अपनी दोनों हथेलियां रेलिंग पर टिका और आंखें दूर नीले आसमान में टंगी उस शांति की ओर, जिसे वो महसूस तो कर रही थी पर पकड़ नहीं पा रही थी। उसकी उंगलियां बार बार अपने गले में पड़े उस पेंडेंट को छू रही थी, ए और एस के वो दो अक्षर जो अब उसकी सांसों में रच गए थे। अचानक कमरे का दरवाजा धीरे से खटखटाया गया। आशी, सुनैना की आवाज थी। आशी ने चौंक कर पीछे देखा, फिर धीमे कदमों से कमरे में आ गई। बालकनी का दरवाजा बंद करते हुए उसने माँ की तरफ देखा। माँ की आंखों में नींद नहीं, कुछ बेचैनी थी, कुछ ऐसा जो उन्हें वहां खींच लाया था। माँ, आप सोई नहीं अभी तक? आशी ने पूछा। सुनैना मुस्कुराई और आशी के बेड पर बैठने के बाद उसके पास ही बैठ गईं। उन्होंने अपनी बेटी का चेहरा दोनों हथेलियों में थामा, उन हथेलियों में जो आज तक उसकी हर चोट पर मरहम बनी थी। नींद कहाँ आएगी बेटा? मेरी बच्ची की शादी हो जाएगी, मुझे छोड़कर अपने ससुराल चली जाएगी और मैं बस देखती रह जाऊंगी। आशी ने एक हल्की मुस्कान के साथ अपनी माँ का हाथ थाम लिया। एक फोन की दूरी पर रहूंगी माँ, आपकी बेटी कहीं नहीं जा रही, बस जिंदगी का नया पड़ाव शुरू कर रही है। सुनैना की आंखें भर आईं। उन्होंने खुद को संभालते हुए सिर हिलाया। तभी उनकी नज़र आशी के गले में चमकते उस पेंडेंट पर गई। ये बहुत खूबसूरत है, क्या ये सार्थक ने दिया है? सुनैना ने हल्के संदेह और उत्सुकता से पूछा। आशी का चेहरा कुछ पलों के लिए सख्त सा हुआ, फिर उसने वही हल्की मुस्कान ओढ़ ली जो अक्सर इंसान तब पहनता है जब सच कह नहीं सकता। उसने अपने गले के पेंडेंट को उंगलियों से छुआ, जैसे कुछ यादें पकड़ रही हो। नहीं माँ, मान लीजिए कि ये मैंने खुद को ही गिफ्ट किया है। सुनैना कुछ पल उसकी आंखों में झांकती रही, जैसे उस जवाब में छिपे असली सवाल को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। खुद को, वो बस इतना ही कह सकी। आशी ने हल्के से सिर झुकाया। उसकी उंगलियां अब भी पेंडेंट के अक्षरों पर घूम रही थीं। चैप्टर 10। कभी कभी कुछ चीजें हमारे दिल के इतने करीब होती हैं कि उन्हें शब्दों में बांधना मुमकिन नहीं होता। ये उन्हीं चीजों में से एक है। अब आगे सुनैना कुछ कहना चाहती थी, पर फिर खुद को रोक लिया। उन्होंने आशी के सिर पर हाथ फेरा और बस इतना कहा, मेरी बेटी सबसे खास है और उसे किसी भी गिफ्ट के लिए कभी सफाई देने की जरूरत नहीं। जो भी ये चीज उसके दिल के करीब है, मेरे लिए वही सबसे खूबसूरत है। जो तुम्हें पसंद वो हमें भी। वो उठी और धीमे कदमों से कमरे से बाहर चली गई। आशी वहीं बैठी रही। एक तरफ उसकी माँ का बिना सवाल किया हुआ भरोसा था, दूसरी तरफ एक सच जिसे वो शायद अभी दुनिया से छिपा रही थी। बाहर चांद अब बादलों के पीछे छिप रहा था। सगाई की रात 7 स्टार बैंकेट हॉल किसी महल की तरह जगमगा रहा था। सजे हुए झूमर, फूलों की खुशबू और हर कोने में सुनहरी रोशनी जैसे किसी सपने को जिंदा कर रही थी। हर मेहमान की आंखें उस जोड़ी की राह देख रही थी जिनकी एंगेजमेंट आज इस रोशनी को मायने दे रही थी। लेकिन इस सब के बीच ऊपर एक सजे संवरे कमरे में बैठी आशी जैसे उस तमाम चमक से दूर अपने ही ख्यालों में डूबी थी। वो मिरर के सामने बैठी थी। उसने आरवी का दिया लहंगा पहना था। उस लहंगे में सचमुच किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक चमक थी और कहीं गहराई में एक हल्की बेचैनी भी। सुनैना अंदर आई और एक नज़र अपनी बेटी पर डाली, दिल भर आया। उन्होंने प्यार से उसके माथे को चूमा और उसकी नज़रें पकड़कर बोली, अब जब तू अपनी नई जिंदगी की दहलीज पर खड़ी है तो पिछली जिंदगी की हर दुखद याद पीछे छोड़ देना बेटा। आशी की आंखें भीग गईं। उसने अपनी माँ को कसकर गले लगा लिया। उस समय दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दोनों माँ बेटी की नज़र ओर गई। दरवाजे पर खड़ा था सार्थक, गोल्डन कलर की शेरवानी में, थोड़ा नर्वस सा लेकिन उसी पुराने सादगी वाले लहजे में। वो कमरे में दाखिल हुआ, सुनैना के पांव छुए। आंटी, सुनैना ने बीच में ही टोका। अब भी आंटी? बेटा, अब तो हमारे रिश्ते जुड़ने वाले हैं, मुझे माँ कहो, आशी की तरह। सार्थक ने हल्के से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। माँ, मुझे आशी से थोड़ी बात करनी है। सुनैना ने दोनों को एक नज़र देखा, फिर मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली गई। अब कमरे में सिर्फ 2 लोग थे, एक दुल्हन और एक अधूरे मन वाला दूल्हा। सार्थक ने कमरे का दरवाज़ा धीरे से बंद किया, फिर अपनी शेरवानी की इनर पॉकेट में हाथ डाल कुछ कागज़ निकाले। उसका चेहरा गंभीर था, शायद ज़रूरत से ज़्यादा। उसने उन कागज़ों को आशी की ओर बढ़ाया। ये क्या है? आशी ने हल्की हैरानी से पूछा और धीरे धीरे उन पेपर्स को खोलने लगी। उसकी आंखें जैसे पल पल फैलती जा रही थीं। डाइवोर्स कॉन्ट्रैक्ट, प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट। उसने पलटकर सार्थक की ओर देखा। उसकी आंखों में दुख, हैरानी और एक अनकहा सवाल था। सार्थक की आवाज़ धीमी लेकिन दृढ़ थी।
आशी, तुम हर मायने में परफेक्ट हो, बिजनेस, रिलेशनशिप्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और शायद मैं उस लेवल पर नहीं हूँ। मुझे नहीं पता मैं ये रिश्ता कितने अच्छे से निभा पाऊंगा। मैं किसी और को पसंद करता हूँ, लेकिन वो अब नहीं रही। मुझे नहीं लगता मैं उसे भुलाकर एक नई शुरुआत कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट है। वो थोड़ी देर रुका, जैसे शब्दों को मरोड़ रहा हो। अगर कभी मुझे लगे कि मैं ये शादी निभा नहीं पा रहा, तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। और अगर तुम चाहो तो तुम्हें भी पूरी छूट है। एल्यूमनी के तौर पर मैं अपने 10% शेयर्स तुम्हारे नाम कर रहा हूं, ताकि तुम्हें कभी ये ना लगे कि मैंने तुम्हारी जिंदगी सिर्फ बर्बाद की। कमरे में सन्नाटा था। नीचे हॉल में ढोल नगाड़ों की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन ऊपर यहाँ दो दिलों के बीच एक दीवार खड़ी हो रही थी, कागज की। आशी उन पेपर्स को देखती रही। उसके चेहरे पर कोई स्पष्ट भावना नहीं थी। उसने पेपर्स सार्थक को पकड़ाते हुए बोली, ठीक है, मैं भी यही चाहती थी। एक क्लियर समझदारी। लेकिन याद रखना सार्थक, किसी को अपनी शंका के आधार पर कभी कम मत आंकना, खासकर जब वो इंसान तुम्हें पूरे दिल से अपना मान रहा हो। लेकिन मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। बस मैं इतना चाहूंगी, जैसे आज तक तुम्हारा नाम कभी किसी स्कैंडल में नहीं आया, वैसे आगे भी ना आए। वो फिर शांति से जाकर बैठ गई। सार्थक कुछ पल चुप रहा, डॉक्यूमेंट्स लिए फिर सिर झुकाए कमरे से निकल गया। नीचे मेहमान इंतजार कर रहे थे, एक जोड़े का, जो अब तक जुड़ने से पहले ही कंडीशंस में बन चुका था। दूसरी ओर उसी बैंकेट हॉल की एक दूसरी मंजिल पर एक और दुल्हन अपने दिल की हलचल को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। शिवांगी पिंक सिल्वर एम्ब्रॉयडरी वाले खूबसूरत लहंगे में शीशे के सामने खड़ी थी। उसके लहंगे की कढ़ाई, उसकी झिलमिल करती ज्वेलरी और गजरे से सजे बाल, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। बस एक चीज की कमी थी, वंश। अब तक उसकी कोई खबर नहीं थी। शिवांगी बार बार अपने फोन की ओर देखती, फिर खुद को रोक लेती। किसी को पता न चले कि उसका दिल बेसब्र है। वो चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करती, लेकिन आईने में उसका चेहरा खुद से झूठ नहीं बोल सकता था। उसकी आंखों की बेचैनी, होठों की कांपती रेखा और दिल की बेकली, सब कुछ झलक रहा था। तभी पीछे से हल्की सी आहट हुई। सिद्धि, उसकी माँ, जो चुपचाप पीछे आ खड़ी हुई थी। उसने प्यार से अपनी बेटी की पीठ को हल्के से छुआ, फिर अपनी आंख से थोड़ा सा काजल निकालकर शिवांगी के कान के पीछे लगाया। मेरी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई कि अब सगाई कर मंडप पर बैठने जाने वाली है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें गर्व, प्यार और थोड़ी सी चिंता का अजीब मिश्रण था। उद्धरण चिन्ह ... अपने ससुराल जाने वाली है, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली है। शिवांगी ने माँ की ओर देखा, आंखें भर आईं। कभी यही सिद्धि रोज स्कूल के लिए तैयार करती थी, बालों में चोटी गूंथती थी, काजल लगाती थी। अब वो उसे एक नई दुनिया के लिए विदा कर रही थी। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल।